आज के केस के बारे में बात करने से पहले हम एक छोटी सी कहानी के बारे में बात करना चाहेंगे। एक बार दो महिलाएं आपस में लड़ रही थी और ये दावा कर रही थी कि छोटा सा बच्चा जो सामने खेल रहा है ये मेरा है, और सेम दावा दूसरी महिला भी कर रही थी कि ये बच्चा मेरा है, इस सामने वाली महिला का नहीं है। इस पर बच्चा तो बहुत छोटा था, उससे कुछ भी पूछना व्यर्थ था। इस पर गांव वाले सारे मिलकर इस बात के फैसले के लिए उस गांव के राजा के पास जाते हैं और राजा से कहा जाता है कि अब आप ही फैसला करें कि इसमें से कौन सी माँ सच बोल रही है और कौन सी माँ झूठा दावा कर रही है। इस पर राजा जी सोचते हैं और कहते हैं कि इस तरह से तो फैसला नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दोनों ही उससे प्यार करने का, उसे अपना बच्चा बताने का दावा कर रही हैं। तो ऐसा करते हैं, इस बच्चे के बीच में से दो हिस्से से काट देते हैं और एक हिस्सा इसको और एक हिस्सा दूसरी महिला को दे देते हैं। इस पर एक महिला तो कहती है, राजा जी जैसी आपकी मर्जी, जैसा आपका फैसला मुझे मंजूर है। मगर जो दूसरी औरत थी, दूसरी महिला थी, वो राजा के फैसले पर विरोध करने लगती है, रोने लगती है और कहती है कि मैंने झूठ कहा था, ये बच्चा मेरा नहीं है, आप इसे काटिए मत, ऐसा कीजिए, इस दूसरी महिला को ही दे दीजिए, मुझे ये बच्चा अब नहीं चाहिए। इस पर गांव वाले राजा पर सवाल उठाते हैं, कई लोग पूछना भी चाहते हैं उसके खास कि आपने इस तरीके से बच्चे को काटने का फैसला कैसे लिया, इसे तो बच्चे की जान चली जाएगी, इससे किसी का भी कोई भला नहीं होगा। इस पर राजा कहता है कि ये बच्चा किसका है, इसका फैसला अभी हो चुका है, ये बच्चा उसी महिला का है जिसने मेरे फैसले का विरोध किया और जिसने अपने बच्चे को मारने की बजाय उसे छोड़ देना ही बेहतर समझा। इससे गांव वालों को एक सीख दी जाती है राजा के द्वारा कि अगर कोई किसी से प्यार करता है तो उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में कभी नहीं सोचेगा, भले ही उसे जाने देगा, छोड़ देगा, अपने आप को गलत बता देगा, मगर उस सामने वाले इंसान को, उस बच्चे को, चाहे वो कोई भी हो उसकी जगह, उसे कभी भी मारने या नुकसान पहुंचाने के बारे में फैसला नहीं लेगा। ऐसे ही एक कहानी के बारे में, इस सच्ची घटना के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। ये कहानी है कर्नाटका के। इस कहानी के दौरान एक लड़की होती है, उस लड़की का नाम होता है नेहा हीरामेट, जो कि हुबली कर्नाटका की रहने वाली होती है। हुबली कर्नाटका के धारवाड़ नगर निगम में कांग्रेस के प्रत्याशी होते हैं इसके पिताजी निरंजन हीरामेट। बात होती है 18 अप्रैल 2024 की शाम लगभग 4:45 के आसपास एक लड़की जो है वो एग्ज़ाम से हॉल से बाहर आती है। एग्ज़ाम देकर नेहा जो है अपनी माँ को कॉल मिलाती है और उसे बताती है कि एग्ज़ाम पूरा हो गया, अच्छा गया, कैसा गया। कुछ मिनट वो अपनी माँ से बात करती है, उतने में ही उसके सामने एक लड़का आकर उसका रास्ता रोकने लगता है। तो वो अपनी माँ से कहती है, मैं बाद में फ़ोन करती हूँ। इस पर वो लड़का उससे बातचीत करने लगता है। आसपास खड़े लोग थोड़ा बहुत कुछ भांप पा रहे थे कि इन दोनों में कुछ बहस सी हो रही है, मगर लोग अपने अपने बातों में, अपने कामों में व्यस्त थे। लेकिन एक नज़र उन दोनों पर लोगों की पड़ी हुई थी कि उन दोनों में कुछ बाताबाती हो रही थी। उस पर वो लड़का उसे प्यार करने का दावा करता है और कुछ बातों ही बातों में उस लड़की के मुंह से ना शब्द, मना करने के शब्दों का कुछ सुनाई उन आसपास के लोगों को देता है कि वो लगातार किसी चीज़ के लिए उसे मना कर रही थी, ना कर रही थी। इस यही सब बात हो ही रही थी कि अचानक से उस लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वह उस लड़की नेहा हीरामेट पर लगातार चाकुओं से वार करता है। लगभग वो तकरीबन 8 बार उसने उस लड़की के ऊपर वार किया और वह उसे पूरी तरीके से मार देना ही चाहता था, इसलिए वार पे वार वह कर रहा था। जब लोगों ने देखा कि अब ये मामला बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, तो उन्होंने हस्तक्षेप करने का फैसला लिया और सब लोग मिलकर उसे रोकने पर आए। तो वो लड़का वहाँ से आराम से, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, मार कर उसे जाने लगता है। इस पर लोगों ने उसे रोका, उसे घेरा और उसे पकड़ कर उसके हाथ से हथियार छीना और उसे वहाँ पर बैठा कर रखना ज़रूरी समझा। इस पर कुछ स्टूडेंट्स ने उसे मारा भी, क्योंकि वो काबू में नहीं आ रहा था। कुछ स्टूडेंट्स ने उसे मारा और वहाँ पर बैठाया। इस पर उसका नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम फैयाज़ बताया। उसका पूरा नाम था फैयाज़ बोंडू नाइक और वह लगभग 23 वर्ष का था। लगभग 23 वर्ष का जो ये छात्र था, ये उसी
उसी कॉलेज में पढ़ाई करता था, मगर तकरीबन 6 महीने से वो कॉलेज नहीं आ रहा था। और जिसका उसने कत्ल किया था, नेहा हीरामेड, वो एमसीए फर्स्ट ईयर की छात्रा थी और उसका उस दिन एग्ज़ाम था और वो एग्ज़ाम देने के लिए ही वहाँ पर आई थी। कुछ दिनों से वो भी कॉलेज नहीं आ रही थी। इस पर जो लड़की थी उस समय उस मौके पर बेहोश हो चुकी थी। आसपास के कुछ लोगों ने उस फैयाज से बातचीत करी, उसे पकड़ कर रखा और कुछ लोगों ने उस लड़की को उठाकर फ़ौरन अस्पताल ले जाने का फैसला किया और उसे दौड़कर अस्पताल ले जाया जा रहा था। ये सारी घटनाएं सीसीटीवी में कैद थी। बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं, बट सीसीटीवी में सारा कुछ कैद हो रहा था कि कैसे उसने हमला किया, कैसे लोगों ने रोका, कैसे पूछताछ की और कैसे उस लड़की को अस्पताल ले जाने की जल्दबाजी में वहाँ के छात्र और वहाँ के जो लोग थे वो सब जुट चुके थे। वहाँ से उन्होंने BWB जो कॉलेज था वहाँ से वो लोग निकले और वो लोग किम्स, जो कि केम्पागोड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हॉस्पिटल था, वहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर था। जैसे तैसे उस लड़की को वहाँ पहुँचाया गया और वहाँ जाने पर डॉक्टरों को जब सारी बातें बताई गई और डॉक्टरों ने उस लड़की को फ़ौरन जांच के लिए लेकर गए, तो वहाँ जाकर पता चला कि लड़की अब नहीं रही। वो अस्पताल पहुँचते ही उसने अपना दम तोड़ दिया। बहुत कोशिश की गई उसे बचाने की, मगर वो लड़की मर चुकी थी रास्ते में ही। ये बात जैसे ही बाहर निकली और जैसे ही उस लड़की का मरना हुआ और उस फैयाज का स्टेटमेंट लेने के लिए पुलिस भी उतारू थी और उस लड़की के मरते ही ये बात आग की तरह फैल गई। उसके जो पापा थे वहाँ के पार्षद थे, तो यह बात ज़ोरों शोरों से फैल जाती है क्योंकि कांग्रेस के पार्षद थे और शहर में उनका काफ़ी नाम और काफ़ी इज्जत था। इस पर सोशल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा बवाल मचता है और लोग उतारू हो जाते हैं सड़कों पर कि किसी तरह से इस अपराधी को सज़ा दी जाए, क्योंकि उसका कहना था फैयाज का कि हम दोनों में अनबन थी और नेहा जो थी वो उसे इग्नोर कर रही थी और मैं उससे बेहद प्यार करता था, मुझे ये बात पसंद नहीं आई। बट लोगों को ये बात हजम नहीं होती है कि अगर वो उसे प्यार करता था तो वो उसे इस तरीके से बार बार उस पर वार नहीं करता, सिर्फ एक इग्नोर करने के ऊपर। इस पर उसके फैमिली वालों तक जब ये बात पहुँचती है तो उसके फैमिली में उसकी दादी के, उसके पिता का बहुत ज़्यादा रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। इस पर घर वालों से बातचीत करने पर उन्हें पता चलता है कि फैयाज जो था वो बहुत पहले से नेहा को परेशान किया करता था। नेहा ने तो इस कॉलेज जाना भी बहुत दिनों से बंद कर दिया था, वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसके पिता ने भी एक बार बैठकर फैयाज को समझाया था, उसे समझाने की कोशिश की थी कि जो लड़का था उसे काफ़ी परेशान किया करता था। तो नेहा ने जब ये बात अपने पिताजी को बताई तो उन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया, उसे प्यार से समझाने की कोशिश की कि आखिर ये भी बच्चा ही है। उसे समझाया कि तुम्हारी और हमारी कम्युनिटी अलग है और क्या बोलते हैं, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। अगर नेहा मान भी जाती है तो हम एक बार सोचते हैं मगर नेहा ही तुम्हें पसंद नहीं करती है। इस तरीके से उसके पिताजी ने उसे बहुत प्रेम से एक बार समझाया भी था, बट वो बात फैयाज के पल्ले नहीं पड़ती है और वो उसे बेहद परेशान किया करता है। तो इस पर उसके पिताजी जो थे नेहा के, वो स्वयं उसे स्कूल छोड़ने और लेने जाया करते थे क्योंकि वो डर चुके थे, क्योंकि वो लड़का इस कदर उसके पीछे पागल हो चुका था। लड़की को 2 महीने पहले जो थी नेहा थी, उसे 2 महीने पहले टाइफाइड भी हो रखा था। इस वजह से भी उसके क्लासेस बहुत सारा मिस थे। उस दिन उसका एग्ज़ाम था, इस वजह से उसे वहाँ जाना पड़ा। 18 अप्रैल 2024 को वो बहुत दिनों के बाद, करीबन 2-3 महीने के बाद कॉलेज जाती है और उसी दिन उसकी हत्या कर दी जाती है। जैसे इस बात को एक दिन बीतते हैं, 19 अप्रैल 2024 का दिन आता है, तो सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सड़कों पर जमा होने लगते हैं कि ऐसे कैसे दिन दहाड़े हमारे सबकी आंखों के सामने एक स्टूडेंट को मार दिया गया और अभी तक कोई फैसला नहीं है। इससे हमारी सेफ्टी भी खतरे पे है। लोग कई तरह के इल्ज़ाम भी लगाते हैं। उस फैयाज को कि फ़ौरन बिना किसी बात के फांसी की मांग की जाती है। उसे एक लव जिहादी भी कहा जाता है। कुछ लोग कुछ तरह के अलग तरीके से भी प्रोटेस्ट करते हैं। एक लव जिहाद का एंगल साफ तरीके से सामने आ रहा था। इस पर जो है लोगों का अलग अलग तरीकों से बयान आता है। वहाँ उस मौकाए वारदात पे जो लोग थे उनके बयान लेने के बाद आगे चल के वहाँ के जितने वहाँ के प्रत्याशी लोग थे हुबली के, उनसे भी बयान लिया जाता है और हुबली के जो कमिश्नर होते हैं वो कहते हैं कि उन दोनों में बेहद प्यार था।
तो अंदर की बात, जो भी उनकी अनबन थी, इसका सच ज़रूर सामने आएगा और हम इस बात का दिलासा जनता को देते हैं। इस पर जो वहाँ के गृह राज्य मंत्री थे जी परमेश्वर, वो दोनों के रिलेशन में थे, ऐसा कुछ बात बताते हैं और उन दोनों में अनबन थी, इसीलिए ये हत्या हुई है। वो इनडायरेक्टली लव जिहाद को इग्नोर कर रहे थे, लव जिहाद की बात को हटाने को कह रहे थे। इस पे इनका बयान आग में घी की तरह काम करता है और लोग और उतारू हो जाते हैं सच्चाई को सामने लाने के लिए। इस पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जो हैं, वो लव जिहाद का एंगल को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि यह एक और कुछ नहीं, सिर्फ एक लव जिहाद का एंगल है और इस पर रोशनी दी जानी चाहिए। इस पर डीजीपी आलोक मेहता जो निजी कारण इसका कारण बताते हैं, यह लव जिहाद को हटाने के बजाय निजी इनकी पर्सनल कोई तकलीफ थी, इस वजह से ये हत्या हुई है, इस पर जोर डालते हैं और तहकीकात को जारी रखने का बात करते हैं। इस पर मुख्यमंत्री भी लव जिहाद को ना मानते हुए कोई और कारण मानते हैं और वो लव जिहाद के उसमें नहीं रहते हैं। इस पर जो मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया जी का जो स्टेटमेंट आता है कि वो लव जिहाद को नहीं मानते, इस पर जो है सारे लोग निंदा करने लगते हैं। इस पर जब इसके पिताजी जो कि वो भी कांग्रेस के एक पार्षद रहते हैं, उनसे जब उनके आगे माइक रखा जाता है और उनसे जानना चाहते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, यह तो आपकी स्वयं की बेटी थी और आप इस मामले में क्या कहना चाहते हैं, तो वो खुलकर सामने अपनी बात रखते हैं कि हम बहुत महीनों से परेशान थे और ये बेशक एक लव जिहाद का मामला है, उस लड़के ने हमें परेशान करके रखा था, मैं स्वयं उसे कॉलेज छोड़ने जाया करता था, मगर जब उसे टाइफाइड हुआ और इस मामले से भी वो थोड़ा सा डरती थी, इस वजह से बहुत महीनों से वो कॉलेज भी नहीं गई थी। अगर उन दिनों में कोई रिश्ता होता तो मैं इस बात को कभी नहीं झुठलाता, हालांकि मैंने उस लड़के को समझाने की कोशिश की थी। इस पर लोगों का गुस्सा और बढ़ जाता है कि अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, उस लड़के को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है और आगे इसकी क्या सज़ा होगी ये तो फ्यूचर की बात है, मगर फिलहाल ये मामला अभी इसकी तहकीकात चल रही है। इस घटना को सुनाने का, बताने का उद्देश्य किसी को भी गलत या सही ठहराना नहीं था, केवल एक सच्ची घटना को विस्तार से आपके सामने रखना था। नमस्कार।